मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर 12 नागालैंड, जो कि एक शहर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में नागालैंड के बारे में बताया गया है। भारत के सभी राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक वैभव, भाषा एवं संस्कारों की भिन्नता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सारे ही राज्य भारत की जो है, किसी में कोई स्पेशलिटी है, किसी में कुछ स्पेशलिटी है, सब तरह सारे राज्य किसी न किसी तरह से फेमस है। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित एक ऐसा रंग रंगीला राज्य है जिसने पूर्वोत्तर सीमा की पर्वतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को आज भी जीवित रखा है। इस रोचक यात्रा वृत्तांत के द्वारा नागालैंड को समझने और करीब से महसूस करने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब ये चैप्टर पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम नागालैंड घूम आए और हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। और जैसा कि अरस्तु ने इस चैप्टर में क्या कहा है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मतलब ये मनुष्य की एक नेचर होती है कि वो ये चाहता है कि मुझे प्रकृति में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं वो उसका पता चल जाए। नागालैंड के रंग बिरंगे ऑर्किड फूलों से ढकी पहाड़ियाँ, कौन से फूलों से ढकी हुई हैं उसकी पहाड़ियाँ? ऑर्किड। हरी भरी घाटियाँ, भांति भांति के जंगली जीव जंतु, पंख, कोड़ियों, हाथीदांत, पीतल के चमकीले कलापूर्ण आभूषणों से सजी संवरी महिलाएं, रंग बिरंगे शॉल एवं पोशाकों से सजे लोग, जनजातियों के उत्सव आदि बरबस ही सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी, कि ऑर्किड के फूल, हाथी दांत, पीतल के चमकीले कलापूर्ण आभूषण, जीव जंतु, वहाँ की सजी संवरी अलग ही तरीके से महिलाएं, रंग बिरंगे शॉल मिलते हैं वहाँ पर, कोडियाँ, पंख, ये सारी चीज़ें जब बाज़ार में निकलते हैं, देखने को मिलती हैं चारों तरफ, तो जो वहाँ पर सैलानी, मतलब घूमने वाले, जो वहाँ पर आते हैं घूमने वाले व्यक्ति, उनको उनका ध्यान जो है अपनी ओर ऐसे ही बस पता भी नहीं चलता कब आकर्षित कर लेती है। मैंने अपने साथियों के साथ, अब लेखक बता रहा है कि उसका नागालैंड जाने का प्रोग्राम कैसे बना और फिर क्या क्या हुआ। मैंने अपने साथियों के साथ नागालैंड की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। दिल्ली से इंडिगो विमान सेवा द्वारा नागालैंड पहुंचने, वहां के आकर्षक प्राकृतिक दृश्य देखने, जनजातियों के जीवन को करीब से देखने तथा उनकी संस्कृति और सभ्यता को समझने का यह अनुभव मेरे लिए नया ही नहीं बल्कि बड़ा ही रोमांचकारी भी था। मतलब पहली बार वो ऐसी किसी यात्रा पर जा रहा था, तो उसने इंडिगो विमान सेवा यानी कि इंडिगो हवाई जहाज़ में अपनी बुकिंग कराई और वहाँ की उन्होंने प्राकृतिक दृश्य देखने का, जनजातियों के जीवन को करीब से देखने का उसको पहला मौका मिला और उसके लिए बहुत ही सुखद मौका था। कंप्यूटर से टिकटें आरक्षित करवा लेने के बाद, आरक्षित मतलब रिजर्व करा लेने के बाद, यात्रा की आवश्यक तैयारी करके हम सभी सुबह 4:30 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गए, वो और उसके साथीगण जिसके साथ उसने प्रोग्राम बनाया था। नोएडा से आने वाले मित्र को थोड़ी देर हो गई। कोई उनका मित्र एक नोएडा रहता था, वो वहाँ से आ रहा था, फिर उसको दिल्ली पहुँचना था। 5:40 तक हम हवाई यात्रा की सभी कार्यवाही, मतलब सारा ही जो उसकी इंक्वायरी थी, सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराने, ये अपना सामान लोड कराने, ये सारी कार्यवाही पूरी करके विमान प्रतीक्षालय में जा पहुँचे, यानी कि वेटिंग रूम में, जहाँ वेटिंग रूम था उनका, उसमें जा पहुँचे। वहाँ प्रतीक्षा का एक एक क्षण रोमांच, उत्तेजना और आनंद से भरा हुआ था। मतलब जैसे हम कभी कहीं जाते हैं तो हमें लगता है ना कि बस जल्दी से पहुंच जाएं, अब हमारे से एक भी पल इंतजार नहीं हो रहा है, और मन में तरह तरह के विचार आते हैं, वहाँ जा कर के ऐसा करेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे वहाँ ठहरेंगे, ये सब। तो थोड़ी देर बाद विमान की ओर जाने का दरवाज़ा खोल दिया गया और अधिकारियों द्वारा विमान में सवार होने संबंधी सूचना दी गई। मैं जल्दी जल्दी अपने साथियों के साथ विमान की ओर बढ़ी।
छोटी सी सीढ़ी से विमान पर चढ़कर सभी साथियों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। सुबह 6:30 बजे विमान ने उड़ान भरी। चहचहाते हुए पक्षियों के बीच उगते सूरज का सौंदर्य देखते हुए हम सभी वायु मार्ग से अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। गंतव्य मतलब जहां उन्हें पहुंचना था, अपना डेस्टिनेशन। लगभग 8:30 बजे दमदम हवाई अड्डे पर हमारा विमान उतरा। दमदम हवाई अड्डा। कुछ यात्री वहीं उतर गए और कुछ नए यात्री ने विमान में प्रवेश किया। जिनको दमदम जाना था वो दमदम हवाई अड्डे पर उतर गए और कुछ वहां से नए पैसेंजर्स विमान में यानी कि हवाई जहाज में आ गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे विमान नागालैंड के हवाई अड्डे दीमापुर के रनवे पर उतरा। हम सकुशल सुरक्षित नागालैंड की धरती पर पहुंच गए। यह सोचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले से आरक्षित होटल में कुछ देर विश्राम करके हम लोगों ने जलपान ग्रहण किया। जलपान मतलब नाश्ता, ब्रेकफास्ट तथा किया। इसके बाद अपनी गाइड के साथ मोटर गाड़ी में राजधानी कोहिमा के भ्रमण के लिए चल पड़े। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो उसके भ्रमण के लिए वो सारे के सारे चल दिए। अब भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित नागालैंड समुद्र तट से लगभग 1444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो वहाँ की वो राजधानी है वो नागालैंड के समुद्र तट से इतनी ऊपर है, 1444। इस राज्य के उत्तर पश्चिम में असम, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, तो देखो इस राज्य के उत्तर पश्चिम में तो असम है, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और दक्षिण में मणिपुर है और पूर्वी भाग में म्यांमार देश की सीमा है। ये सारे देश की सीमाओं से यह नागालैंड लगा हुआ है। इस राज्य का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी है। असम की ओर जमीन समतल और ढलवा है। समतल मतलब एक समान और लेकिन ढलने वाली है, नीचे को झुकी हुई है। यानी कि नागालैंड और म्यांमार के बीच ऊंची पर्वत श्रृंखला नागालैंड के पूर्वी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सरामती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3841 मीटर है। और दूसरी ऊंची चोटी जाफू पर्वत है, जहाँ शीतकाल में झील का पानी बर्फ बन जाता है। इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पर झील का पानी जो है बर्फ बन जाता है। ऊंची पहाड़ियों के बीच बर्फ जमी हुई यह छोटी झील बड़ी आकर्षक लगती है और बीच में सफ़ेद लगती होगी और पहाड़ियाँ बीच में बड़ी सुंदर लगती होगी। वो जाफू पर्वत की ऊंचाई 3014 मीटर है। पहाड़ों के बीच से धनसिरी, दोयांग, दीखू, तीजू, मेलक नदियाँ बहती हुई बड़ी आकर्षक लगती हैं। अजीब अजीब से शब्द आएंगे इसमें। ये पर्वत हरे भरे जंगलों, अनगिनत फूलों से लदे हैं। अनगिनत फूलों से लदे हुए हैं। पहाड़ों के बीच से धनसिरी, दोयांग, दीखू ये सारी चीज़ें यहाँ भांति भांति के पक्षी पाए जाते हैं। भांति भांति के मतलब विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रदेश को फूलों की घाटी और पक्षी तीर्थ होने के कारण फैलकॉन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये नाम भी कहा जाता है। इस नाम से भी बुलाया जाता है इसको। गाइड ने नागालैंड के विषय में बताते हुए कहा कि 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया था। 1 दिसंबर 1963 को यह जो नागालैंड है ये भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया। यहाँ 11 ज़िले हैं जिनके नाम हैं कैफाइर ज़िला, कोहिमा ज़िला, झुमे बोटो ज़िला, दीमापुर ज़िला, ट्वेनसांग ज़िला, पेरेन ज़िला, फेक ज़िला, मोकोकचुंग ज़िला, मोन ज़िला, लांगलेंग ज़िला, वोखा ज़िला। देखो कितने अजीब अजीब से नाम हैं। ये सारे उसके ज़िलों के नाम हैं जो नागालैंड के अंतर्गत आते हैं। नागालैंड के इतिहास के विषय में गाइड ने इस रोचक तथ्य का उद्घाटन किया कि पुरातन संस्कृत लेख बताते हैं, जो पुराने समय में इतिहास लिखा हुआ है
और वो भी संस्कृत में। वो क्या बताते हैं कि किरात जाति के सोने के समान वर्ण वाले, यानी कि जो किरात जाति थी उसके लोग जो है सोने जैसे थे। उनका रंग कैसा था? वर्ण मतलब रंग, सोने जैसा, एकदम पीला। वर्ण वाले लोग इस प्रदेश के मूल आदिवासी थे, मतलब मेन रूप से वही यहाँ के रहने वाले थे। कुछ लोगों का मत है कि नागावासी उत्तरी मंगोल या सुदूर दक्षिण पश्चिम से आकर बस गए थे, परंतु इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, 16 तरह की। इन सभी जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, रीति रिवाज, खान पान, तौर तरीके आदि किसी दूसरी जनजाति से नहीं मिलते हैं। अंग्रेजी को वर्ष 1967 में राज्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। वहाँ पे 1967 में राज्य की भाषा किसको घोषित कर दिया गया? अंग्रेजी को। अंग्रेजी ही नागालैंड में शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। वहाँ पर ज़्यादातर शिक्षा पाने का कौन सा मीडियम है? अंग्रेजी। अंग्रेजी के अतिरिक्त यहाँ नागामिज भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब नागालैंड में कौन सी भाषा? नागामिज। भारत के किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा नागालैंड में भाषा की विविधता सबसे अधिक देखी जाती है। सबसे ज़्यादा प्रकार की भाषाएं जो हैं नागालैंड में। यहाँ 36 भाषाएं प्रचलित हैं। बचाओ, 36 भाषाएं प्रचलित हैं। यहाँ के लोगों का जीवन खेती एवं हस्तशिल्प उद्योग पर आधारित है। हाथ से बनी हुई वस्तुएं और खेती करना, ये दो काम ज़्यादातर नागालैंड में करते हैं लोग। यहाँ चावल, मक्का, आलू और गन्ने की खेती की जाती है। पहाड़ी ढालों पर कॉफ़ी, इलायची और चाय की खेती भी की जाती है। चावल यहाँ के लोगों का मुख्य आहार है। सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग क्या खाते हैं? चावल। कुटीर उद्योगों में कपड़ा बुनना, लकड़ी पर नक्काशी करना, बर्तन बनाना आदि प्रमुख उद्योग हैं। कलात्मक आभूषण बनाने का काम भी व्यापक रूप से प्रचलित है। व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग ये भी करते हैं, आभूषण बनाते हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। पर्यटन मतलब जो घूमने वाले आते हैं। इसके लिए सामाजिक शांति और सुरक्षा अनिवार्य है। तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना से नागालैंड की अर्थव्यवस्था में विशेष सुधार की आशा जाग उठी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जो सड़कों द्वारा सभी जिलों से जुड़ी हुई है। जितने भी जिले हैं उन सब से सड़कों के द्वारा से वो जुड़ी हुई है, मतलब आसानी से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं। कोहिमा और फेक जिले में अंगामी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ये नृत्य, संगीत और उत्सव प्रिय होते हैं। सेंकरेई इनका प्रमुख उत्सव है। मोकोक चुंग जिले में आओ जनजाति के लोग मोत्सु उत्सव मनाते हैं। ये सब तरह की अलग अलग जातियों के लोगों के जाति के नाम और वो क्या क्या उत्सव मनाते हैं ये सारा बताया गया है। कुकी जनजाति के लोगों का प्रमुख उत्सव है मिमकुट। कछारी जनजाति के लोग बुशुजीवा उत्सव मनाते हैं। फोम जनजाति के लोग मोन्यू, मोहा, बोगवम उत्सव मनाते हैं। रेगमा जनजाति नगदा उत्सव मनाती है। लोथा जनजाति तोखुईमोंग उत्सव मनाती है। सुमी जनजाति के उत्सव अहुना और तुलिनी है। कोन्यक जनजाति का उत्सव आओलियांग मोन्यू है। रिव याम नी युंगन जनजाति मियू और सोकुम उत्सव मनाती है। देखो कैसे अजीब अजीब से नाम है। चाकेसांग जनजाति सुकरुन्य उत्सव मनाती है। चांग जनजाति के लोग नाक्यूलेम उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार नागालैंड की जनजातियां वर्ष भर पूरे रीति रिवाज के साथ उत्सव मनाती हैं। अधिकतर उत्सव नववर्ष के स्वागत के लिए, कृषि के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, मृत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए मनाए जाते हैं। 4 चीज़ों के लिए ज़्यादातर उत्सव वहाँ पर मनाए जाते हैं।
कि भाई न्यू ईयर आया है, यानी कि नव वर्ष का स्वागत करना है। कृषि अच्छी हो वहाँ पर, क्योंकि जब ज़्यादातर लोगों का धंधा यही है, कृषि करना, खेती करना, तो वो उसी के लिए होना चाहिए। और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, और जो वहाँ पर लोग मर गए हैं, जिनके भी घरों में से जो भी, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग। यहाँ हिंदू और मुसलमान भी बसते हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में क्रिश्चियंस हैं। हॉर्नबिल पर्व नागालैंड का प्रमुख पर्व है। कौन सा? हॉर्नबिल पर्व, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया जाता है। किसामा एक सप्ताह तक चलने वाले इस पर्व में सभी जनजातियां भाग लेती हैं। जितनी भी वहाँ पे जितनी भी तरह की जनजातियां हैं, वो सारी उस पर्व में भाग लेती हैं। लोक नृत्य और लोकगीत नागा संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। जनश्रुतियों, कथाओं, लोकगीतों के माध्यम से नागालैंड की रूमानी और ऐतिहासिक घटनाओं को आज भी जीवित रखा गया है। यानी कि आज भी वो अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी कथाएं सुनते हैं, वही लोकगीत गाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं आया है। 26 जनवरी की परेड में नागा लोकगीतों पर आधारित नागा जनजातियों के नृत्य शामिल किए जाते हैं। नागालैंड की जनजातियों ने आज भी अपनी कला और संस्कृति को जीवित रखा है। 7 दिनों तक नागालैंड के सभी 11 जिलों का भ्रमण करके नागालैंड की आत्मीयतापूर्ण, आतिथ्य से पूर्ण तरह रसासिक्त हो अनगिनत यादें समेटकर हम संगीत, नृत्य और फूलों की इस नगरी से दिल्ली लौट आए। इस तरह से उन्होंने नागालैंड की पूरी यात्रा की, और वो सारा घूम घाम के फिर जो है अपनी जहाँ से वो चले थे दिल्ली आ गए। तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब आप जो है जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ, उन वर्ड्स को, शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिख लेना। कोड़ियों, सैलानियों, ढलवा, नक्काशी और आत्मीयता। और 4 शब्द के आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं। ऑर्किड, जो एक तरह का फूल है। आओलियांग, ये जनजाति है या फिर ये उत्सव का नाम है। नाक्युलम और श्रृंखला। अब पढ़ते हैं हम मौखिक प्रश्न। नागालैंड भारत की किस दिशा में स्थित है? पूर्वोत्तर दिशा की सीमा में। नागालैंड कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर दिशा की सीमा में। नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा। नागालैंड की पहाड़ियाँ किन फूलों से लदी दिखाई देती हैं? ऑर्किड के फूलों से। नागालैंड के हवाई अड्डे का नाम क्या है? दीमापुर। ये है आपके मौखिक प्रश्न। इसमें से देख करके आप अपनी नोटबुक उसमें क्या है बुक में मार्क कर लेना। अब आता है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला, समुद्र तट से नागालैंड की ऊंचाई कितनी है? 14,044 मीटर, यानी कि थर्ड वाला। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? सरामती पर्वत। नागालैंड की सीमा किस देश से जुड़ी हुई है? म्यांमार से। और नागालैंड को कब स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? 1 दिसंबर 1963 में। अंग्रेजी को नागालैंड की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? वर्ष 1967 में। ये है आपका पूरा चैप्टर, और इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको उसमें क्या है असाइनमेंट्स में भेज दिए जाएंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अभ्यास, ये शब्दार्थ एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कोड़ियों, सैलानियों, यानी कि स्टार्टिंग के 2। फिर नेक्स्ट लाइन में सैलानियों के नीचे लिखा हुआ है ढलवा, उसी से नेक्स्ट वर्ड है नक्काशी, और नक्काशी के एकदम सही बिल्कुल नीचे
आत्मीयता। तो ये हो गए आपके 5 वर्ड्स शब्दार्थ के लिए। और उसके नीचे लिखा है कठिन शब्द श्रुत लेख, उसमें से 4 वर्ड्स आपको वाक्य प्रयोग के लिए, ऑर्किड, श्रृंखला, आउलियांग और नाक्यूलैम। ये हो गया आपका चैप्टर। आप इसको कर लेना पूरा अच्छे से, और जो प्रॉब्लम होगी लाइव क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।